नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर महेश चौहान, चौहान्स एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस में आपका स्वागत करता हूं। हम स्टार्ट कर रहे हैं आज क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक कंटेम्परेरी वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स का चैप्टर 1 द एंड ऑफ बायोपॉलिटी। चलिए जान लेते हैं एंड ऑफ बायोपॉलिटी के बारे में। इससे पहले अगर हम बात करें सिलेबस की, तो इससे पहले हमारा एक और चैप्टर था, इसका नाम था कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर की अगर हम बात करें तो अब सीबीएसई ने रिसेंटली अपने सिलेबस से कोल्ड वॉर को हटा दिया और स्टार्ट किया है एंड ऑफ बायोपॉलिटी से। यहाँ एंड ऑफ बायोपॉलिटी से स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको प्रीवियस में लेके चलूंगा ताकि इसको समझने में आपको आसानी हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। यानी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसका जो टाइमिंग थी हमारी वो 1939 से लेकर के 1945 तक थी। और 1945 के बाद जैसे ही कोल्ड वॉर एंड हुआ, कोल्ड वॉर में अलाइज नेशन थे जो कि जर्मनी जिसका लीडर था हिटलर, मुसोलिनी जिसका लीडर था इटली, जिसका लीडर था मुसोलिनी, और जापान। अगर हम जापान की बात करें तो जापान वर्ल्ड का पहला देश था जिसने न्यूक्लियर बॉम्ब को झेला था, और अमेरिका पहला देश था जिसने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था। 1945 में अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया और उसके नाम थे लिटिल बॉय और फैट मैन। ये दोनों बॉम्ब का उसने यूज जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर किया था। और इसी के साथ ही हमें देखने को मिला वर्ल्ड में दो सुपर पावर। ब्रिटेन उससे पहले सुपर पावर था, लेकिन जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ तो वर्ल्ड में हमें दो सुपर पावर दिखाई दी जिनका नाम था यूएसए एंड यूएसएसआर। यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसएसआर यूनियन ऑफ सोवियत सोशल रिपब्लिक, जिसे हम सोवियत संघ भी कहते हैं। सोवियत संघ जो था ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को बिलोंग करता था और इसको दूसरी दुनिया भी कहते हैं। वहीं यूएसए जो था वो वेस्टर्न अलायंस था, कैपिटलिज्म पे फोकस करता था बेसिकली। और इन दोनों के बीच में जो थी वो आइडियोलॉजिकल वॉर थी, और ये आइडियोलॉजिकल वॉर ही जन्म देती है कोल्ड वॉर को, जो ये बताता है कि हु इज द सुप्रीम पावर ऑफ दिस वर्ल्ड। इस विश्व में महाशक्ति कौन है। अमेरिका सेज आई एम द सुपर पावर ऑफ दिस वर्ल्ड, और यूएसएसआर सेज आई एम द सुपर पावर ऑफ दिस वर्ल्ड, नॉट अमेरिका। यानी अमेरिका नहीं, मैं सुपर पावर हूं। और इन दोनों के आई एम के चक्कर में एक नए वॉर की शुरुआत हुई जिसका नाम था कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर की अगर हम बात करें तो नाम से समझ में आता है, कोल्ड मतलब ठंडा, वॉर मतलब युद्ध, यानी ये ठंडा युद्ध था। कहीं ना कहीं इसमें हथियारों का यूज नहीं हुआ, किसी की जान मान की हानि नहीं हुई, लेकिन इस वॉर ने कसर भी नहीं छोड़ी थी कि कभी भी किसी भी टाइम थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है, क्योंकि वर्ल्ड में दो महाशक्तियां। बट क्या हुआ, जैसे ही हम बात करते हैं अपने चैप्टर 2 की, उससे पहले अगर बता दूं कि इन दोनों ने विश्व के कई देशों को जो एशिया और अफ्रीका से आजाद हुए थे रिसेंटली उस टाइम पर, उन देशों को अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए कुछ अलायंस तैयार किए। अमेरिका ने तैयार किया वेस्टर्न अलायंस, जिसको नाम दिया गया नाटो, सीटो, सेंटो। नाटो ग्रुप में 12 मेंबर थे। बाद में जाकर के यही 12 मेंबर जो यूरोप के देश थे, आगे जाके यूरोपियन काउंसिल, यूरोपियन कॉर्पोरेशन, और देन उसके बाद यूरोपियन यूनियन में शामिल होते हैं। हम नेक्स्ट चैप्टर में उसको देखेंगे कंटेम्परेरी सेंटर ऑफ पावर के अंदर। वहीं यूएसएसआर की बात करें तो यूएसएसआर ने भी अपना एक अलायंस तैयार किया, मिलिट्री अलायंस, जिसका नाम था वार्सा पैक्ट। और इस अलायंस को वार्सा पैक्ट भी कहते हैं, इसको कम्युनिस्ट अलायंस भी कहते हैं, इसको ईस्टर्न अलायंस भी कहते हैं। ऐसे ही अमेरिका के जो नाटो, सीटो, सेंटो है उसे वेस्टर्न अलायंस भी बोलते हैं, कैपिटलिस्ट अलायंस भी बोलते हैं, अमेरिकन अलायंस भी बोलते हैं, इसको अलग अलग। तो इन्हीं के बीच में जो थी वॉर स्टार्ट हुई थी, जो कि बताता है कि विश्व में दो महाशक्तियां हैं और दोनों में से कोई एक जो हारेगा वही, और जो जीतेगा वो सुपर पावर बन जाएगा, वो वर्ल्ड का जो सुपर पावर ऑफ दिस वर्ल्ड कहलाएगा। तो इसी के साथ ही हमारा जो चैप्टर राइट सीबीएसई स्टार्ट करती है वो करती है एंड ऑफ बायोपॉलिटी, यानी विश्व में दो महाशक्तियों का अंत। तो ये थोड़ा सा जो बेस था मेरे को आपको इसलिए बताना था कि आपको पता तो चले कि बायोपोलर कैसे है, विश्व में दो महाशक्ति कैसे है। तो दो महाशक्ति अमेरिका और यूएसआर, और वहीं यूएसएसआर हमें दिखाई देता है इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और कल्चरली टूटता हुआ, जिसकी वजह से विश्व में जो बायोपोलर था वो कन्वर्ट हो जाता है यूनिपोलर में, और अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभरता है 1991 में। चलिए जान लेते हैं पहले बर्थ एंड फ्यूचर ऑफ द सोवियत सिस्टम। अगर सोवियत संघ की बात करें
तो हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पढ़ा था रशिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखा हमने यूएसएसआर, और उसके बाद आज हम पढ़ते फिर से रशिया। यानी इस बीच में रशिया से यूएसएसआर, यूएसएसआर से रशिया कैसे, हाउ, तो हम ये देखते हैं। और बात करें आफ्टर द रशियन बोल्शेविक रेवोल्यूशन 1917, यानी 1917 की जो रशियन रूसी क्रांति हुई थी, उसी के साथ ही यूनियन ऑफ सोवियत रिपब्लिक वाज एस्टैब्लिश्ड द सेंट्रलाइज्ड सिस्टम गाइडेड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी, साम्यवादी पार्टी के तहत ही क्या हुआ, इस्टेब्लिश हुआ एक सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का। 1917 से लेकर के 1922 तक जो रशिया था वो इकोनॉमिकली बहुत डेवलप था, अनएम्प्लॉयमेंट का अभाव था, वहां पे बहुत अच्छी चीजें देखी गई। उसने प्रूव कर दिया कि ये वही रशिया है जो 1905 में छोटे से देश जापान से हार गया था, आज वो एक महाशक्ति के रूप में उभर चुका है। तो ऐसे में 1922 तक आते आते रशिया के साथ में कई सारे देश आके जुड़े, जैसे बेलारूस, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान एटसेट्रा। तो इसी के साथ ही इन 14 देशों का एक ग्रुप तैयार हुआ जिसमें 15वां देश रशिया था। टोटल 15 देशों के रिपब्लिक के साथ में जन्म होता है यूएसएसआर का, जिसे हम बोलते हैं यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। की फीचर की बात करें सोवियत सिस्टम की, तो ये प्लान इकोनॉमी पे बिलीव करता था। स्टेट ऑनरशिप ऑफ द प्रोडक्शन मीन्स, यानी कि जो भी प्रोडक्शन होगा वो स्टेट के कंट्रोल में रहेगा, सभी चीजें सरकार के अधिकार क्षेत्र में रहेंगी, जो भी वर्क होगा वो गवर्नमेंट के अनुसार ही होगा, और उसमें काम करने वाला बंदा वो गवर्नमेंट के डायरेक्शन में काम करेगा, यानी कि गवर्नमेंट। एंड कम्युनिस्ट पार्टी डोमिनेंस, और पूरे यूएसएसआर में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो डोमिनेंस करती थी। लगभग 70 सालों से जो सोवियत पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी थी वो यूएसएसआर में काम कर रही थी। वाइल प्रोवाइडिंग मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड एंड द एलिमेंट द अनएम्प्लॉयमेंट, वहां देखा जाता है कि वो जो मिनिमम स्टैंडर्ड लिविंग था वो बिल्कुल मिल रहा था, और अनएम्प्लॉयमेंट नाम की कोई चीज नहीं। बट जैसे मैंने बताया कोल्ड वॉर, आपको स्टार्टिंग में बताया था, कोल्ड वॉर जो था आइडियोलॉजिकल वॉर था, एक दूसरे से आर्म रेस थी, अमेरिका की रशिया के साथ, यूएसआर के साथ, और यूएसएसआर की अमेरिका के साथ। अगर अमेरिका ने कोई एक फाइटर प्लेन तैयार किया तो जवाब में रशिया ने भी कोई मिसाइल या कोई फाइटर प्लेन तैयार किया। अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया तो रशिया ने भी, यूएसएसआर ने भी न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग शुरू कर दी, और वो भी न्यूक्लियर पावर बन गया। तो देखा गया कि कहीं ना कहीं वो आर्म रेस कर रहा था यूएसआर से, और अपनी जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट करता था किसके ऊपर, हथियारों के ऊपर, और यही वजह थी कि वो इकोनॉमिकली बहुत कमजोर हो गया था। हम बात करते हैं गोरबाचेव रिफॉर्म की, जो सोवियत यूनियन के कोलैप्स का ही माने थे। गोरबाचेव जो थे जनरल सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी के, और लास्ट प्रेसिडेंट, आखिरी राष्ट्रपति थे यूएसएसआर के, सोवियत यूनियन के। इन्होंने कुछ रिफॉर्म करने चाहे यूएसएसआर में, ताकि यूएसएसआर की जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर सके, और वो दो रिफॉर्म जो करे उन्होंने वो प्राइस्तिक और ग्लासनोस्ट के रूप में करे। अब देख लेते हैं। इन द 1980s मिखाइल गोर्बाचेव इंप्लीमेंटेड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म कोड रीस्ट्रक्चरिंग को हम प्राइस्तिका बोलते हैं, एंड ओपननेस ग्लासनोस्ट बोला गया इसको, टू द रिवाइटाइज द स्ट्रगलिंग सोवियत सिस्टम जिस चीज को स्ट्रगल कर रहा था उस चीज से बचने के लिए। अब रीस्ट्रक्चरिंग और इसके अंदर जो बोलते हैं ओपननेस के तहत यूएसएसआर की लगभग 90% इंडस्ट्रियां जो बिल्कुल ही कोलैप्स हो चुकी थी, टूट गई थी, बिखर गई थी। सोवियत संघ के जो प्रेसिडेंट थे मिखाइल गोर्बाचेव, उन्होंने सोचा कि इसको दोबारा से रिस्ट्रक्चरिंग किया जाए, और उन्होंने इसको सेल करने की सोची, और बहुत चीप प्राइस में वो सेल हुई सोवियत संघ में। लगभग 90% इंडस्ट्रियों को नीलाम कर दिया गया था। इसको वर्ल्ड गैराज सेल भी बोला गया, और इसको शॉक थेरेपी से भी जोड़ा गया था, जो कहीं ना कहीं रिफॉर्म की बात थी, लेकिन वो कोलैप्स का साइन आया। जिस चीज से सोवियत संघ दूर रहता था, किस चीज से, कैपिटलिज्म से, वो कैपिटलिज्म कहीं ना कहीं उनके देश में पनप गया। ओपननेस की बात करें, उसने अपनी इकोनॉमी को आइसोलेट कर रखा था, अब वो ओपननेस पे आ चुका था कि आओ हम दूसरे देशों के साथ बिजनेस करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सोवियत संघ के डिसइंटीग्रेशन का कारण मानी गई। मिखाइल गोर्बाचेव को बेसिकली जिम्मेवार माना गया कि सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन मिखाइल गोर्बाचेव की वजह से हुआ है, उनके रिफॉर्म की वजह से हुआ है। नाउ डिसोल्यूशन की बात करें, ऑन दिसंबर 25, 1991 अंडर द बोरिस येल्त्सिन लीडरशिप, पर 25 1991 में हमें देखने को मिलता है कि बोरिस येल्त्सिन जो लीडर थे रशिया के, उनका अंडरशिप में यूक्रेन, बेलारूस, रशिया,
इन लोगों ने अनाउंस कर दिया था कि अब से वो सोवियत यूनियन का हिस्सा नहीं रहेंगे और वो सोवियत यूनियन के साथ अपने आप को क्या करते हैं, एंड करते हैं। दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। जैसे ही इसी के साथ क्या हुआ, 25 दिसंबर 1991 को तुरंत ही ये कोलैप्स हो गया, टूट के बिखर गया था सोवियत यूनियन। तो एक इन्हीं देशों के ग्रुप यानी 15 देशों का एक ग्रुप नजर आया जो कि अपने लिए ट्रेड की बात कर रहा था, बिजनेस की बात कर रहा था, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहा था। तो इस फॉर्म में एक के सामने आए CIS के रूप में, जिसको बोलते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। ये आपस में बिजनेस करते हैं। अब बात ये आती है कि ये डिसइंटीग्रेट हुआ, तो इसके कोज क्या थे वो हम समझ लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं हुआ क्या था। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी को दो हिस्सों में तोड़ लिया गया था और उस जर्मनी के बीचों बीच एक वॉल खींच दी गई जिसको बोला गया था बर्लिन वॉल। बर्लिन वॉल 1961 में जर्मनी को दो हिस्सों में पार्ट करती है, जो कि आपका वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी में आता है। ईस्ट जर्मनी कहीं ना कहीं USSR के सुपरविजन में था और वेस्ट जर्मनी जो अमेरिका के सुपरविजन में था। तो दोनों का कहीं ना कहीं इंटरफेयर इन दोनों एरिया में रहता। बट 1989 में क्या हुआ, बर्लिन वॉल गिरा दी गई और जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ। इसी के साथ ही शुरुआत मानी जाती है सोवियत संघ के डिसइंटीग्रेशन की। और फाइनली 25 दिसंबर 1991 तक में जो USSR था वो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और सोशल कल्चरल रूप से कई हिस्सों में टूटा और 15 देश इसके अपने अलग हो गए। लीडरशिप जो मानी जाती है वो बोरिस येल्तसिन की मानी जाती है, जिसकी लीडरशिप में रशिया, बेलारूस और यूक्रेन ने अनाउंस कर दिया था हम अलग रहेंगे, और बाद में डिसाइड कर लिया था कि अलग जरूर हो जाएंगे, अलग देश जरूर बनाएंगे, बट इकोनॉमिकली आपस में हम ट्रेड करेंगे। इसके लिए एक ग्रुप बनाया गया, इसका नाम दिया गया CIS, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट। नाउ व्हाई डिड द सोवियत यूनियन कोलैप्स? क्या कारण थे सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने के? पहला पॉइंट आता है इकोनॉमिक फैक्टर। जैसे कि मैंने बताया ही था कि वो आर्म रेस कर रहा था अमेरिका के साथ में और अपनी इकोनॉमी का बहुत बड़ा GDP का हिस्सा आर्म रेस में खर्च कर रहा था, हथियारों पे खर्च कर रहा था, मिलिट्री पे खर्च कर रहा था, जिसकी वजह से जो उसकी इंडस्ट्रियां थी वो कोलैप्स हो गई थी, ठप पड़ गई थी। लगभग 90% इंडस्ट्रियां बंद हो चुकी थी। और जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा, कोई माल प्रोडक्शन नहीं होगा, लोग काम नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है इकोनॉमिक बड़ा फैक्टर होता है किसी भी देश के लिए या किसी भी घर के लिए जो उसको तोड़ता है। पॉलिटिकल फैक्टर की बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी लगभग 70 सालों से जो डोमिनेंस कर रही थी और पॉलिटिकली फैक्ट था, यही वजह थे कि पॉलिटिकली वो टूटा, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी एंड लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी टू सिटीजन टू क्रिएट वाइड स्प्रेड डिससेटिस्फेक्शन। लोगों को डिससेटिस्फेक्शन कर रहा था क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी कंट्रोल कर रही थी, ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल भी अकाउंटेबल नहीं था, ना पॉलिटिकल पार्टी अकाउंटेबल थी लोगों के प्रति। तो पॉलिटिकल फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट माना गया एज वेल एज इकोनॉमिक फैक्टर। नेशनलिस्ट मूवमेंट, देश में कई जगह पर नेशनलिस्ट मूवमेंट भी हुई, इकोनॉमिकली तो था, पॉलिटिकल था, कल्चरल भी रहा, और वहीं के वहीं नेशनलिस्ट मूवमेंट रहा कि जो देश अपने जनता को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकता, जो देश और उसकी पार्टी, उसकी ब्यूरोक्रेसी जनता के प्रति अकाउंटेबल नहीं हो सकती, वो देश नहीं है, एक डिक्टेटरशिप के रूप में काम कर रहा है। और ये सारे नेशनलिस्ट मूवमेंट जो सरकार के अगेंस्ट हुए थे, उसने कहीं ना कहीं इस सोवियत संघ को 15 हिस्सों में तोड़ने में अपनी भूमिका निभाई। आगे आता है ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस सोवियत डिसइंटीग्रेशन। क्या ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस था? हमने देखा विश्व दो पार्ट में टूटा हुआ था, जो कि हमें एक तो USSR के रूप में नजर आता था और दूसरा हमें अमेरिका के रूप में नजर आता था, और दोनों के अपने ग्रुप बने हुए थे जिन्होंने दुनिया को दो हिस्सों में बांट रखा। लेकिन जैसे सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन होता है, ये दुनिया के दो हिस्से एक हो जाते हैं और वर्ल्ड में सुपर पावर के रूप में अमेरिका सामने आता है, क्योंकि USSR जो था वो इकोनॉमिकली टूट करके कोल्ड वॉर के रेस से बाहर हो चुका था। तो हमें नजर आता है एंड ऑफ कोल्ड वॉर। तो जैसे ही सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन हुआ, एंड ऑफ कोल्ड वॉर का एंड हो जाता है और वर्ल्ड जो है वो यूनिपोलर माना जाता है। यूनिपोलर का मतलब विश्व में सिर्फ एक महाशक्ति, और वो उभर के आया अमेरिका, अमेरिकन हेगमनी। इसी के साथ ही जैसे वर्ल्ड यूनिपोलर हुआ, अमेरिका की हेगमनी नजर आती है। अमेरिका के द्वारा जैसे इराक पर अटैक हुआ, दो बार हुआ, 1991 में एक बार और 2003 में। और 2003 में तो उसने हद ही पार कर दी थी अमेरिका ने, कि उसने ना केवल अटैक किया, वहां के प्रेसिडेंट को अरेस्ट भी किया और उसके खिलाफ मुकदमा चला के उसको फांसी भी दी, जबकि कई देश उसके अगेंस्ट थे कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसने ये चीज दिखा दी कि अमेरिका इज अ सुपर पावर ऑफ दिस वर्ल्ड। अमेरिका इज ओनली वन
द सुपर पावर ऑफ दिस वर्ल्ड। और अमेरिका की हैग बनी देखने को मिलती है कि विश्व की एक महाशक्ति सिर्फ अमेरिका है और उसके आगे कोई कुछ नहीं। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, अब सोशलिस्ट आइडियोलॉजी जो थी वो फोर्स क्वेश्चन ही कैपिटलिस्ट लिबरल सिस्टम गेन डोमिनेंस ग्लोबलिटी। क्या सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी जो कहीं ना कहीं चेंज हुई, वो किस में जाकर के कैपिटलिस्ट लिबरल सिस्टम में चेंज हो गई थी। नाउ शॉक थेरेपी, जिसको मैंने बताया था, ये पेनफुल ट्रांजिशन है, यानी सदमा दे करके इलाज करना। सदमा किस चीज का? 90% इंडस्ट्रियां प्राइवेटेशन हो गई थी, कैपिटलिज्म से भाग रहे थे, अब कैपिटलिज्म उनके देश में आ चुका था, ये था उनके लिए शॉक। लेकिन थेरेपी क्या रही कि जो इंडस्ट्रियां बंद पड़ी थी, इकोनॉमिकली डेवलप नहीं होता, अब वो कहीं ना कहीं देश में इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगी, कहीं ना कहीं देश को रेवेन्यू जनरेट होगा उससे, तो ये थेरेपी के रूप में माना जाता है। हालांकि शॉक थेरेपी की हम बात करें, आफ्टर द कम्युनिज्म फॉल, former Soviet Republic underwent to painful transition to the capitalism through the shock therapy, a model guided by the IMF and the World Bank। यानी जो शॉक थेरेपी है ये गाइडेड था किसके द्वारा? IMF और वर्ल्ड बैंक। 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेता है सीबीएसई ये कि शॉक थेरेपी किसके द्वारा गाइडेड था, तो सिंपल फंडा था IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एंड वर्ल्ड बैंक, इसके द्वारा 90% इंडस्ट्रियल सेल की गई थी, इसको वर्ल्ड गैराज सेल भी बोला गया और बहुत चीप प्राइस पर हुई। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस शॉक थेरेपी, शॉक थेरेपी के क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, रिजल्ट क्या रहे? कह रहा रशियन इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर कोलैप्स विद द अनफेवरेबल इकोनॉमिक रिजल्ट। जो रशिया का जो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर था वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था और वो लग भी रहा था कि इसके रिजल्ट इतने खराब आएंगे। हैवी फॉल इन द रशियन रूबल एंड द एंड ऑफ सोशल वेलफेयर सिस्टम। जो रशिया की रूबल क्या है? रशिया की इकोनॉमी, मतलब उसकी करेंसी का नाम है रूबल, रशिया की, वो पूरी तरीके से क्या हो गई थी? डाउनफॉल चली गई थी, बहुत ज्यादा उसमें गिरावट आई और जो सोशल वेलफेयर सिस्टम था वो पूरी तरीके से एंड हो गया था। इंक्रीज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जो इकोनॉमिक थी वो इक्वालिटी बेस्ड नहीं रही, इनइक्वालिटी, असमानता देखने को मिली। फूड क्राइसिस हुए, राइज ऑफ द माफिया क्लास का बहुत ज्यादा उदय हुआ, उभार है। वीक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन लीड टू ऑटोरियन प्रेसिडेंशियल रूल, जो डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशन था वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था और ऑटोरियन प्रेसिडेंशियल रूल देखने को मिला। रीजनल कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर द सोवियत कोलैप्स्ड, अब जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट था, यानी जो क्षेत्र में जो विवाद देखने को मिले, कहां, जैसे सबसे पहले हम देखते हैं रशिया, वायलेंट सेपरेट मूवमेंट इन द चेचन्या एंड दागिस्तान और चेचन्या ने क्या करा? एक मूवमेंट चला दिया कि भैया हम बिल्कुल सेपरेट रहेंगे, अलग हो जाएंगे। बाल्कन्स की बात करें तो यूगोस्लाविया स्प्लिट इनटू द सेवरल प्रोविंशियल ड्यू टू सिविल वॉर। यूगोस्लाविया में सिविल वॉर, नागरिक आंदोलन, यानी सिविल वॉर जो था, गृह युद्ध, वो देखने की स्थिति आई, और इंक्लूडिंग बहुत से बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवानिया एंड कोस्टारिका, इन देशों में भी साथ साथ सिविल वॉर नजर आए। बाल्टिक रीजन की बात करें तो लिथुआनिया, एस्टोनिया एंड लताविया बिकम द इंडिपेंडेंट, ये क्या हो गई? स्वतंत्र हो गए। ज्वाइन द यूएन 1991, इन्होंने यूनाइटेड नेशन यूएनओ को ज्वाइन किया 1991 में, और साथ ही साथ नाटो के मेंबर बने 2004 में जाकर के। सेंट्रल एशिया की बात करें तो द न्यू बैटल ग्राउंड, तो इसमें क्या कहता है? द सेंट्रल एशिया रिपब्लिक बिकम एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड इंक्रीज एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। जो रिपब्लिक थे वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में देखने को मिलता है, और इंक्रीज हुआ किसका? दूसरे लोगों का इंटरफेरेंस। जैसे सिविल वॉर रेग्रेट इन ताजिकिस्तान में सिविल वॉर देखने को मिला जो लगभग 10 सालों तक चलता रहा, 2001 तक। अजरबैजान, आर्मेनिया, यूक्रेन, कजाकिस्तान एंड जॉर्जिया, ये भी इससे बिल्कुल भी अछूते नहीं रहे, बिल्कुल इसके साथ शामिल रहे सिविल वॉर में, इनको भी सिविल वॉर का सामना करना। साथ ही साथ विद द वास्ट पेट्रोलियम रिजर्व, इनके पास जो पेट्रोलियम रिजर्व के बहुत सारे साधन थे। दिस रीजन बिकम द एरिना ऑफ कंपटीशन बिटवीन एक्सटर्नल पावर एंड द ऑयल कंपनी सीकिंग द कंट्रोल दिस वैल्यूएबल रिसोर्सेज। जो ये ऑयल के जो रिसोर्सेज थे, इनको कंट्रोल करने के लिए एक्सटर्नल जो पावर थी, उनके साथ साथ जो रीजनल कंपटीशन चला वो भी देखने को मिला था। इसमें ही एरिना मतलब दोनों में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन चालू हो गया था कि भाई कौन इनके जो रिसोर्सेज है पेट्रोलियम के उनको कंट्रोल करेगा, उनकी कंट्री के साथ साथ दूसरे जो एक्सटर्नल जो पावर थी वो भी इसको कंट्रोल करना चाह रही थी। नाउ इंडियाज रिलेशन विद रशिया एंड फॉर्मर सोवियत स्टेट, अगर हम रिलेशन की बात करें इंडिया और सोवियत यूनियन की, तो इंडिया के रिलेशन सोवियत संघ के साथ बहुत अच्छे हैं।
अगर हम बात करें ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, तो जब भारत का पार्टीशन हुआ था 1947 में, तो पार्टीशन के साथ अमेरिका के ग्रुप में सीधे सीधे पाकिस्तान शामिल हो गया था। बट इंडिया ने नाम की पॉलिसी अपनाई, नॉन एलिजेंट मूवमेंट। उसका मानना यह था कि हम दोनों महाशक्तियों के ग्रुप में से किसी में भी शामिल नहीं होंगे, इनसे अलग रहेंगे और अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद डिसाइड करेंगे। वाई? उन्होंने, इंडिया कहता है अगर हम अमेरिका के ग्रुप में शामिल हुए और अमेरिका हार जाता है तो रशिया के गुलाम, रशिया के ग्रुप में शामिल हुए यूएसआर के, और वो हार जाता है तो अमेरिका के गुलाम, यानी कि रिलेशन खराब हो जाएंगे, इकोनॉमिकली हमारे पे असर पड़ेगा, हमारी फॉरेन पॉलिसी पे असर पड़ेगा। हम दुश्मनी नहीं चाहते, हम ज्यादा से ज्यादा दोस्त बनाना चाहते हैं, और दोस्त बनाने का तरीका यही है कि हम इन दोनों महाशक्तियों के ग्रुप से दूर रहें, अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद डिसाइड करें, अगर जरूरत पड़े तो कोल्ड वॉर को एंड कराने की कोशिश करें, दोनों के बीच में कॉर्पोरेशन की पॉलिसी अपनाने की। बट अमेरिका टाइम टू टाइम इंडिया के ऊपर यह आरोप लगाता रहा कि इंडिया ने कहीं ना कहीं पॉलिसी तो नीम की अपना रखी है, लेकिन वो इंटरनली सोवियत संघ के साथ है, क्योंकि सोवियत संघ के साथ इंडिया के पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली बहुत अच्छे संबंध है यूएसआर में। इंडिया जो है वो बहुत बड़ा मार्केट भी है अमेरिका यूएसएसआर के लिए, क्योंकि हम उनसे बहुत ज्यादा हथियार खरीदते हैं, उनके हथियार भी हम खरीदते हैं। अमेरिका से भी बिजनेस करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बिजनेस हमारा रशिया के साथ होता है। और इंडिया जो है रशिया से तेल भी परचेज करता है, और यही वजह है कि रशिया के साथ इंडिया की ज्यादा नजदीकी है। और रिसेंटली ट्रंप महोदय ने इंडिया के ऊपर टैरिफ भी बढ़ा दिया है कि अच्छा तुम्हारे जन संबंध ज्यादा अच्छे हो रहे हो उसके साथ, रशिया के साथ, अभी बताते हैं तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगाते हैं, यानी एक्स्ट्रा टैक्स हमारे ऊपर लगा दिया है। देखिए उसका रिजल्ट क्या आता है। अब जो भी कुछ चीजें हम इम्प्लीमेंट करते हैं उसका रिजल्ट तो बाद नहीं पता चलता। अब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को समझा रहा हूँ, अब ये आपको कितना समझ में आया कितना नहीं, ये तो मुझे बाद में पता चलेगा आपके कमेंट से ही। तो वही चीज है, अब टैरिफ जो लगा है इसका क्या रिजल्ट आता है, क्या हमारी इकोनॉमी पे ज्यादा बर्डन पड़ेगा, या फिर इंडियन गवर्नमेंट इस टैरिफ को लेकर के कुछ ना कुछ एक्शन उठाएगी, लाइक चाइना, जैसे चाइना ने उठा लिया था, चाइना पे भी टैरिफ लगाया गया था। चलिए अब बात करते हैं पहले यहाँ पे शेयर विजन। बोथ इंडिया एंड रशिया ड्रीम ऑफ द मल्टी वर्ल्ड एंड बिलीव इन कॉन्सिडेंस, कलेक्टिवली सिक्योरिटी एंड ट्रेडिशनल सॉवर्निटी। अगर शेयर विजन की बात करें, इंडिया और रशिया दोनों का मानना यह है कि वर्ल्ड में सिर्फ एक महाशक्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि वर्ल्ड में मल्टी पावर होनी चाहिए। मल्टी वर्ल्ड बिलीव में विश्वास करता है, एक नहीं बल्कि सभी महाशक्ति के रूप में होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो सिक्योरिटी है, ट्रेडिशनल है, सॉवर्निटी है, उसके लिए कलेक्टिवली सबको मतलब रिस्पॉन्सिबल रखा जाए, कॉर्पोरेशन की पॉलिसी अपनाए, ये मानते हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करें, इंडिया इज अ मेजर बायर ऑफ रशिया। मैंने अभी बताया था इंडिया जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर रशिया से आर्म्स यानी कि आम नहीं, भले आम खाने वाले आम नहीं, आर्म्स मतलब हथियार खरीदता है, एंड इंपोर्ट करता है ऑयल को। रशिया असिस्ट टू द न्यूक्लियर प्लानिंग एंड द स्पेस प्रोग्राम विद 80 बिलेटेरियन एग्रीमेंट साइन इन 2001। इंडिया ने रशिया के साथ में न्यूक्लियर प्लानिंग को लेकर के और स्पेस प्रोग्राम को लेकर के एक एग्रीमेंट भी साइन कर लिया रशिया के साथ 2001 में। साथ ही साथ रीजनल टाइज की बात करें, इंडिया हैज इंक्रीज एनर्जी इंपोर्ट फ्रॉम द कजाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान, while India artists are especially popular in उज्बेकिस्तान। यानी कि अगर हम बात करें एनर्जी की, तो इंक्रीज करता है रशिया, जो एनर्जी इंक्रीज करता है, इंपोर्ट करता बढ़ा रहा है, वो किसके, कजाकिस्तान के साथ, तुर्कमेनिस्तान के साथ मिलकर के। साथ ही साथ जो इंडियन एक्ट्रेस हैं वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, किसमें, उज्बेकिस्तान के अंदर। थैंक यू। अब बात करें अपने इसकी, तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं तो मैं डाउट्स की बात करूंगा, तो आप अपने डाउट्स मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। आपके डाउट्स हम डेफिनेटली क्लियर करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अभी तो हमारी चैप्टर्स की वीडियो आ रही है, बीच में हम लोग लाइव सेशन भी शुरू करेंगे। उस लाइव सेशन में हम लोग पूरी बुक के, दोनों बुकों के एमसीक्यू करेंगे, कार्टून बेस करेंगे, मैप बेस करेंगे, और पैसेज बेस जो सीपीटी क्वेश्चन है हमारे, वो सब हम लोग करने वाले हैं। लाइव सेशन में आप जरूर जुड़िएगा। पहले तो हमारा टारगेट यही है कि हम पूरे चैप्टर के नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दें। आपके फिर भी कुछ ऐसे डाउट्स हैं, ज्यादा डाउट्स होंगे, तो हम उसके ऊपर एक स्पेशल अलग से वीडियो बना देंगे। बस यही है हमारा मकसद कि आप लोग जुड़े रहें। बात करें इंपॉर्टेंट नोट्स की, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे। आप अपने जो क्वेरी है वो कमेंट बॉक्स में हमें बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों को मिल जाएंगे।
फिर भी कोई डाउट्स रह जाएगा उसको हम क्लियर करेंगे डेफिनेटली। अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, उसके ऊपर अलग से वीडियो भी बना देंगे। आप देख रहे थे, जुड़े हुए थे अपने सर डॉक्टर महेश चौहान सर के साथ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।